नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा है पेपर जिला दर्शन का और इसमें है जैसलमेर जिला, जिसे राजस्थान का अपने बात कहें तो अंडमान निकोबार कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है, हवेलियों व झरोकों का नगर कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, वल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो सभी साथी एक बार अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जैसलमेर के सोनार किले का परकोटा क्या कहलाता है? जैसलमेर के सोनार किले का जो दोहरा परकोटा बना हुआ है, घाघरा नुमा जो परकोटा बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेर की तरह अंगड़ाई लेते हुए कोई किला है, तो वो कौन सा है? जैसलमेर का सोनार किला है। इसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। अगर आ जाए सुवर्णगिरी तो उत्तर होगा जालोर का दुर्ग। कौन सा होगा? जालोर का दुर्ग होगा। और इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल है। इस किले का प्रवेश द्वार क्या है? अक्षय पोल है। ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि त्रिकूट पर्वत पर कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है और त्रिकूट पर्वत कहां पर है। और साथियों, यहां बता देता हूं, जैसलमेर के किले के लिए आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। यानी इस दुर्ग के लिए कहावत है कि आपको पत्थर की टांगे ही वो ले जा सकती है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई विशाल रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। ठीक है, इसका दोहरा परकोटा है वो कहलाता है कमरकोट, या इसे पाडा भी कहा जाता है। इस सोनार किले में सर्वाधिक 99 बुर्जे हैं। कितने बुर्जे हैं? सर्वाधिक 99 बुर्जे हैं। और आपको यह भी बताना है, सोनार किला फिल्म जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि सोनार किले के बारे में पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखना, बाकी बातें वहां बता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, सुरनाई का जादूगर कहा जाता है। ये अपने परिवार का लोगो बनाया गया है। आपकी सफलता मेरी जीत। तो इस स्टार की तरह आपको चमकना है। कैसा लगा लोगो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सुरनाई का जादूगर, दोस्तों यहाँ दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सुरनाई का जादूगर पूछ सकता है। आपको मैं बता देता हूं, कमल साकर खां या साकर कमाल खां जो लिखा है, ये कमाल खां की जगह कमल है, कमल साकर खां। ठीक है, इनका जन्म जो है हमीरा गांव में हुआ। किस गांव में हुआ? हमीरा गांव के रहने वाले थे। हमीरा गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनको कहा जाता है, कमल साकर खां को, कामायचा, जो कामायचा वाद्य यंत्र होता है, कामायचा वाद्य यंत्र जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। बहुत ही शानदार इसके वादक है ये। कामायचा के जादूगर कहा जाता है इनको। अब हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि सुरनाई का जादूगर कौन है। तो सुरनाई के जादूगर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मांगणियार जाति के पेपे खां। कौन सी जाति के हैं? मांगणियार। मांगणियार पश्चिमी राजस्थान में लंगा व मांगणियार जाति जो लोक वाद्यों की दृष्टि से, लोक वाद्यों की श्रेणी में एक अलग पहचान रखती है। सुरनाई वादक है पेपे खां। इस प्रश्न का उत्तर होगा पेपे खां। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पखावज वादक, तो पुरुषोत्तम दास। ठीक है, तो आपको यह कमेंट करके बताना है कि चांद खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है। चांद खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको पेपे खां के बारे में बता दिया है, जिसके बारे में पद्मश्री, कमायचा के कमाल खां जिनके बारे में इनको मिला है। हमीरा जैसलमेर के निवासी हैं, सुरनाई का जादूगर है और पेपे खां इन्हीं के भाई हैं, ये ध्यान रखना, कमाल खां की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे नवीनतम किला माना जाता है। ये करंट 2013 के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि नवीनतम किला। एक तो आता है राजस्थान का अंतिम दुर्ग किसे कहते हैं, एक आता है राजस्थान का प्रथम जो गिरी दुर्ग माना गया है हरविलास शारदा के अनुसार हकबार उल अखियार में, जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। उसी प्रकार अंतिम दुर्ग की बात करते हैं तो बयाना दुर्ग की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ नवीनतम किला माना जाता है राजस्थान दुर्गों की दृष्टि से। भारत में सबसे पहले स्थान आता है जो आता है महाराष्ट्र का। किसका आता है? महाराष्ट्र का। फिर आता है मध्य प्रदेश का, फिर आता है राजस्थान का। दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। लगभग 250 से भी ज्यादा दुर्ग है
कला व स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। 1433 से लेकर 1468 का काल कुंभा का काल था। नवीनतम किला माना जाता है, तो यहाँ उत्तर होगा मोहनगढ़ जैसलमेर के किले को नवीनतम किला माना गया साथियों। मेहरानगढ़ किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता जो बीकानेर के चारणों की कुल देवी है, करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की। इसी में नागनची माता और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ किले के अंदर। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज, मोर ध्वज और इसको सूर्यमुखी, कागमुखी के नाम से जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये दुर्ग देवताओं व अप्सराओं द्वारा निर्मित है। तो इस दुर्ग के लिए विश्व का 8वां आश्चर्य किसने बताया है? विश्व का 8वां आश्चर्य कमेंट करके बताना। विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर को किसने कहा है और इस मेहरानगढ़ किले को किसने कहा है? साथियों बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का, और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मोहनगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनाया था, शिल्पी मंडन की देखरेख में बनाया था। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। वो दुर्ग कुंभलगढ़ है। राजसमंद जिला तिलक की आकृति का जिला है। यहाँ हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जनाना जो जूनी कचेरी है वहां पर हुआ था। बादल महल के अंदर जो इसका ऊपरी भाग है कटारगढ़ के अंदर बादल महल के अंदर जूनी कचेरी है, वहां पर जनाना महल भी बने हुए हैं, लेकिन जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रम्मत खेलने वाले कलाकारों को क्या कहते हैं? दोस्तों बात आती है रम्मत की। जब रम्मत की बात आती है तो हमें याद आता है बीकानेर। जब रम्मत की बात आती है तो हमें याद आते हैं तेज कवि। कौन याद आते हैं? तेज कवि। जब तेज कवि याद आते हैं तो हमें आती है याद पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति बीकानेर की ही देन है। किसकी देन है भाई? पाटा संस्कृति बीकानेर की ही देन है। और रम्मत की बात करते हैं तो रम्मत खेलने वाले कलाकारों को कहा जाता है, वो आप कमेंट करके बताइए। उससे पहले बता देता हूं मैं आपको तेज कवि के बारे में। किसके बारे में? जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्रता बावनी नामक रम्मत जो है 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। बीकानेर का कौन सा चौक जो है वो रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर का कौन सा चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताएंगे बीकानेर का कौन सा चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है रम्मतों के लिए। रम्मतों को खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो खेलार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं। हेडाऊ मेरी री रम्मत, ठीक है, ये किसकी है रम्मत ये भी बताना है आपको। जैसलमेर की रम्मत जिसके प्रमुख कलाकार तेज कवि थे। तेज कवि जिन्होंने स्वतंत्र बावनी नामक ग्रंथ लिखा था और उसको किसको सौंपा था ये आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी को सौंपा था, 1943 में सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न, कांकणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कांकणी नदी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जैसलमेर में एक प्रश्न आता है कि बिछाने वस्तु को लोक कला साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं। इसको पूछा जाए तो राली कहते हैं। क्या कहते हैं? राली। जैसे अपने चद्दर वगैरह होती है उस प्रकार से बिछाने की जो वस्तु होती है उसको लोक भाषा में, लोक कला में उसको राली कहा जाता है। कसीदाकारी का काम बारीकी से किया जाता है। जैसलमेर में जेरी भांत की ओढ़नी जिसमें एक रेस्ती छपाई है जो एक असामान्य तकनीक से बनती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। कांकणी नदी जिसको अपने कांकन्या नदी के नाम से भी जानते हैं, कांकन्या नदी के नाम से भी जानते हैं। कांकन्या नदी जो है बुझ झील को यहाँ पर जल प्रदान करती है। जैसलमेर के अंदर झीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है गढ़सीसर झील की। किसकी बात आती है? गढ़सीसर झील की बात आती है। गढ़सीसर झील की बात आती है। तो उसके अलावा बुझ झील की बात आती है। तो अमर सागर झील भी जैसलमेर में है। अमर सागर झील भी जैसलमेर में है। लेकिन कांकनी नदी सिर्फ बुझ झील को जल प्रदान करती है। और उसके बाद में अपने ये कह दें कि इसको किस नाम से जानते हैं तो मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी 465 किलोमीटर घग्गर नदी है। घग्गर नदी शिवालिक या कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और घग्गर नदी जो है
उसको आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। इस कांकरी नदी की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। मिट्टी खारी नामक स्थान पर यह विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसका उत्तर होगा 17 किलोमीटर। अगर कांकणी पूछा जाए तो 100 किलोमीटर होगा। कांतली, अगर आपसे पूछा जाए कांतली नदी, कांतली नदी इसको बोलते हैं मौसमी नदी। मौसमी नदी, इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। ठीक है, ये शेखावाटी में बहती है। लेकिन कांकनी, कांकन्या, मसूरदी, बुझ झील, मिट्टी खारी, जैसलमेर 17 किलोमीटर, सारी बातें एक साथ याद रखना। असंगत युग्म छांटिए। प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में वनस्पति रहित गांव कौन सा है। तो वनस्पति रहित गांव अगर जब पूछा जाता है तो सीधा सा उत्तर आता है, सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब देते हैं, तो वो होता है कि सम गांव जैसलमेर। कौन सा गांव है? सम गांव जैसलमेर वनस्पति रहित गांव है, सम गांव जैसलमेर इसका उत्तर हो जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर कि गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्रायोटिप्स नाइग्रीसेप्स जो इसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको ये बताना है गजेला, गजेला किसका वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि गोडावन का ये वैज्ञानिक नाम नहीं है। ठीक है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर सोनू गांव का, रॉक फास्फेट बिरमानिया गांव का, ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीला पत्थर जैसलमेर, स्टील ग्रेड चूना पत्थर सोनू गांव। पूछा जा सकता है कि जो जैसलमेर का जो किला है उसके अंदर कौन से पत्थर, स्टैंडस्टोन जो पत्थर है, या सैंडस्टोन, सैंडस्टोन नाम आता है, सैंडस्टोन। ठीक है, यहाँ पर रॉक फास्फेट बिरमानिया गांव। इस प्रश्न का उत्तर है गोडावन का वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला नहीं है। तो फिर गजेला, गजेला किसका वैज्ञानिक नाम है, कमेंट करके बताओगे आप जल्दी से मुझे, क्योंकि गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मरु उद्यान जो है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सागरमल गोपा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, जब सागरमल गोपा की बात आती है तो हमें याद आता है आज़ादी के दीवाने। जब आज़ादी के दीवाने की बात आती है तो हमें याद आता है, क्या याद आता है, जल्दी से बताइए। सागरमल गोपा के साथ में गुंडा राज याद आता है। कौन याद आता है? गुंडा राज, यानी सागरमल गोपा गुंडा राज नामक जो पुस्तक है उसको याद करते हैं अपने। तो यहाँ पर ये हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, उनके समय कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, सागरमल गोपा का जो जन्म है वो जैसलमेर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसलमेर जिले में हुआ था। और महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। महारावल जवाहर सिंह जो जैसलमेर के शासक थे। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में जो यादव वंश की शाखाएं थी वो कहाँ कहाँ थी। तो जैसलमेर और करौली दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर यादव वंश की शाखाएं रही है। और यहाँ पर महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था इन्होंने। तब एक पुलिस अधीक्षक थे, जिनका पुलिस अधिकारी थे, जिनका नाम था गुमान सिंह। क्या नाम था? गुमान सिंह। गुमान सिंह को खुद पर बहुत ज़्यादा गुमान था और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। मिट्टी का तेल छिड़क दिया, यानी जिसको अपने केरोसिन बोलते हैं, और वो लगाकर उसको जेल में ही जला दिया गया। तो यहाँ ये घटना है 4 अप्रैल 1946 की है। 4 अप्रैल 1946 की है। और उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो मैं बता देता हूँ सागरमल गोपा की। तो गुंडा राज, कौन सी है? गुंडा राज। उन्होंने किताब थी आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने उनकी पुस्तक का नाम है। महारावल के नवरत्न शीर्षक से एक कविता लिखी गई थी। ठीक है, सागरमल गोपा की पत्नी पूछी जाए तो सागरमल गोपा की पत्नी है हीराबाई। क्या नाम था? हीराबाई। उस समय जोधपुर के तत्कालीन रेजिडेंट जो अधिकारी थे उनका नाम था A.S. एल्फिंस्टन। ये नोट कर लेना, एल्फिंस्टन। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1946 का ये हत्याकांड था साथियों। बात करते हैं सुमेलित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ से। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई दिवस होता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। हर बार जहां पर भी ये शब्द आता है मैं हर बार बताता हूं, लेकिन अभी आप पढ़ कर गए थे 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़ की स्थापना, और बीकानेर आयो तो आखा तीज आई, आखा तीज आई तो वैशाख शुक्ल तृतीया आई, और वैशाख शुक्ल तृतीया को बीका जाकर बीका था बीकानेर में। तो यहाँ पर राठौड़ वंश की नींव तो 1465 ईस्वी में रखी थी करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने। लेकिन राव बीका ने जो शहर बसाया था वो 1488 में बसाया था। तो ये दोनों सुमेलित हो गए। अब बचता है जोधपुर, सांस्कृतिक विरासत का शहर, नीला शहर, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं। 12 मई 1459 को
ये हो गया। तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर दुर्ग, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, सोनार किले के नाम से जानते हैं, जिस दुर्ग के बारे में बात पहले कर चुके हैं अपने, उस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। और यहाँ पर सोनार किला फिल्म किसने बनाई थी, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो ये हो गया, देखो पहले का 2 नंबर, पहले का 2 नंबर, दूसरे का 1 नंबर, तीसरे का 4 नंबर, 2 1 4 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए, और इससे सारी बातें क्लियर हो जाती है ये स्थापना वाली, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत युगम छांटिए। असंगत युगम की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले लिखा है रामदेव जी का मेला। जी बिल्कुल, रामदेव जी का मेला रुणेचा गांव जैसलमेर में भरता है। इन्होंने पोखरण को अपनी भतीजी को दान में दे दिया था। रुणेचा गांव जैसलमेर में रामदेव जी का मेला भरता है। बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी की, तो इसको फटाफट याद कर लीजिए। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को ये मेला भरता है, रामदेव जी का मेला है। उसके अंदर प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी जो है, इनका जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था। इनके जो पैदल यात्री होते हैं वो जातरू कहलाते हैं। अर्धरात्रि का जागरण जम्मा कहलाता है। पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी के मेले पर कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गांव पाली है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, शुद्धिकरण उन्होंने आंदोलन चलाया था। उनकी जो कवि थे, उनकी रचना है 24 वाणियाँ। 24 वाणियों में कहा गया है कि हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, जिनका वर्णन इन्होंने किया है। और इनकी शिष्या का नाम आता है आई माता का। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। वो बिलाड़ा जोधपुर में जो आई माता का मंदिर बना हुआ है, रामदेव जी की शिष्या है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीपक की लो से केसर कहाँ टपकती है, तो आई माता के मंदिर में। आई माता के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, दरगाह के नाम से जाना जाता है। आई माता का पुजारी क्या कहलाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और उसके बाद रामदेव जी की बात करते हैं। उनकी जो बहन थी डालीबाई थी, जो मेघवाल जाति की थी। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है और रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। और उसके बाद में प्रश्न आ सकता है रामदेव जी के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है रामदेव जी के बारे में कि सबसे पहले उन्होंने किस राक्षस का वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था। सातलमेर नामक स्थान पर किया था। सातलमेर राव सातल ने बसाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे राव सातल। करना डाकू का वाद्य यंत्र है नड़। जैसलमेर के अंदर जब बात करते हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में कहा जाता था ना, बच्चा रो रहा होता था तब, बेटा गब्बर आ जाएगा, उसी प्रकार जैसलमेर में कुख्यात डाकू थे करना डाकू जो थे, वो नड़ नामक एक वाद्य यंत्र बचाया करते थे, ठीक है। उनकी जो मूछें हैं, अपनी मूछों के कारण वो प्रसिद्ध हुए थे। उनकी जो मूछें हैं उनके कारण वो प्रसिद्ध हुए थे राजस्थान के अंदर। और प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अपनी लंबी मूछों के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्ति कौन थे। 8 फीट 6 इंच के लगभग थी शायद इनकी मूछें, ठीक है। वो करना भील थे। जैसलमेर के अंतिम शासक, तो ये यहाँ पर गलत है। जैसलमेर के अंतिम शासक का नाम है गिरधर सिंह। क्या था? गिरधर सिंह। गिरधर सिंह। देश का पहला चारा बैंक जैसलमेर सही है, बाकी सभी चीज़ें सही है, लेकिन देश के जो जैसलमेर के अंतिम शासक है वो राव दूदा नहीं थे। अब आपको बात करते हैं भी राव दूदा से संबंधित क्या प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, राव दूदा से जो संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा राजस्थान में कि 2.5 शाकों के लिए जैसलमेर का जो इतिहास है वो प्रसिद्ध रहा है। तो जो राव दूदा थे, इन राव दूदा के समय यहाँ पर सेकंड शाखा हुआ था। कौन सा हुआ था? सेकंड शाखा हुआ था जैसलमेर का, सेकंड शाखा। तो गुरुजी पहला शाखा किसके समय हुआ था? मूलराज प्रथम के समय, मूलराज प्रथम के समय हुआ था। और 2.5 शाखे किसके समय हुए थे? लुणकरण के समय हुए थे, जब कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। 1550 ईस्वी की घटना है, 1550 ईस्वी की घटना है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अंतिम शासक का नाम है गिरधर सिंह। क्या है? गिरधर सिंह। गिरधर सिंह अंतिम शासक का नाम है। और यहाँ से प्रश्न और क्या क्या आ सकता है कि भाटी राजवंश की स्थापना जो अपने करते हैं भट्टी के अंदर, इसके अंदर कई नाम आते हैं, इनके जो शासकों के नाम आते हैं तो उनमें हर राज आता है जो नागौर दरबार में गया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजा हर राज था जैसलमेर का। फिर मनोहर दास, संबल सिंह, अमर सिंह, अखे सिंह, मूलराज द्वितीय, राज सिंह, रणजीत सिंह, वेरिशाल, शालीवाहन, जवाहर सिंह, गिरधर सिंह, ये सारे शासक है जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भेड़ के नर बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ के नर बच्चे को, तो भेड़ की नस्लों का नाम पूछा जाए तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। नाम सोचो मगर मारवाड़ी जैसा
मगरा, सोनाड़ी, चनौथर, मारवाड़ी, जैसलमेरी। जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है, ठीक है, इस जैसलमेरी भेड़ की नस्ल से राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन की प्राप्ति होती है, जैसलमेरी भेड़ की नस्ल से। ठीक है, अब आपको इसकी भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर राजस्थान जियोग्राफी का वीडियो होगा, नारायण सर के उद्योग, भौगोलिक प्रदेश, वो सारे करवाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखना, आपको वहाँ से याद हो जाएगा। अब इसको जो भेड़ के बच्चे को, स्थानीय बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लरडी कहते हैं, गारो कहते हैं, गाडर भी कहते हैं। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग परिभाषित है। लरडी हमारे शेखावाटी में कहते हैं लरडी बकरी है, इस हिसाब से नाम लेते हैं, क्योंकि कई बार चराई हुई है, घर पे गए थे तब गांव में कामट। तो भेड़ के नर बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? ऊणियो। के बिना ऊणियो कहते हैं, ऊणियो। भेड़ को बच्चों ऊणियो। टोडियो कौन कहलावे, ये ध्यान रखना। टोडिया किसका बच्चा होता है ये बताना कमेंट करके। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है रामगढ़, अज्जासर गांव, नाडोल, नया गांव। नया गांव या नंगा गांव का नाम आता है तो पनराज जी का मेला भरता है, पनराज जी का मेला भरता है। जैसलमेर में मेलों की बात करें तो आप याद करना, जैसलमेर में मरु क्षेत्र में, यानी मरु महोत्सव जैसलमेर में आता है। मरु क्षेत्र में तो 2 ही मेले लगते हैं, एक पनराज जी का और एक रामदेव जी का मेला लगता है। लेकिन फिर भी पर्यटक आते हैं तो पर्यटक महोत्सव और चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ यानी जैसलमेर के मरु क्षेत्र में तो पनराज जी और रामदेव जी का मेला भरता है। लेकिन पर्यटक चुंगी देकर यहाँ पर क्या है, पतंग उड़ाने आते हैं। तो पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर दोनों का प्रसिद्ध है। तनोट माता, स्वांगिया माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता, सभी देवियां यहाँ पर देखकर खुश हो जाती है। कितने पर्यटक आए तो सारी देवियों का मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। और एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर पूछा गया है। यहाँ पर बात आया है कि अज्जासर गांव की बात कर रहे हैं अपने। नया गांव के अंदर तो अपने बात कर चुके हैं। तो यहाँ से 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन का एक रिले टावर स्थित है। 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन का रिले टावर स्थित है और इस गांव का नाम है रामगढ़। कौन सा नाम है? रामगढ़। जैसा शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था, अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपने बच्चों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं। तो ये रामगढ़ वो रामगढ़ नहीं है, ये भी ध्यान रखना, कहीं आप उस रामगढ़ को समझ लो। ठीक है, तो अपने बात कर रहे हैं जैसलमेर की, तो यहाँ एशिया का ऊंचा टीवी टावर स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरु उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? जब आपके सामने मरु उद्यान का नाम आए तो आपको राव शासक, जो मारवाड़ के थे राव शासक मालदेव को याद करना चाहिए। मालदेव को याद करना चाहिए। मालदेव बोले तो 31 दूना 62 होता है। मालदेव बोले तो 31 दूना 62 होता है। 1531 से लेकर 1562 का जो काल था वो राव मालदेव का काल था। लेकिन अभी इसी चीज़ को अपने इस प्रकार से याद करें कि 3162 वर्ग किलोमीटर में कौन सा मरु उद्यान फैला हुआ है? तो 3162 किलोमीटर में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर फैला हुआ है, जिसमें से जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में आता है। जैसलमेर में तो 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आता है। तो 1262 का जो है वो बाड़मेर जिला है। कौन सा है? बाड़मेर जिला है। तो 3162 की बात कर चुके हैं यहाँ पर। और मरु उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि इसके लिए क्या है कि एक मतलब कि जो मरु उद्यान की बात करते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें इसको डेजर्ट पार्क घोषित किया गया था। लेकिन अभ्यारण्य, इसको अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा तो 1980 में दिया गया था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर 1981 होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, नेशनल डेजर्ट पार्क, और ये जो है यहीं पर सेवण घास, कौन सी घास? सेवण घास। और यहीं के बात करें कि कौन सा अभ्यारण्य, इसमें जो पक्षी पाया जाता है वो आता है गोडावण। कौन सा आ जाता है? गोडावण। अब यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, पीवड़ा सांप की बात कर लेते हैं। पीवड़ा सांप की बात कर लेते हैं, जो सोते हुए व्यक्ति की भी सांसें छीन लेता है। पीवड़ा सांप ऐसा है। राज्य पक्षी गोडावण की आश्रय स्थली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रश्न आता है ओकल वुड फॉसिल्स पार्क। ओकल वुड फॉसिल्स पार्क की बात करें, ओकल वुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो भी यही प्रश्न का जवाब होगा। और ये किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि नेशनल हाईवे कौन सा है। और उसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की।
पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? देखो, जब जैसलमेर की बात आती है तो हम पढ़ चुके हैं कि हवेली व झरोकों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर हवेलियों की बात करें तो यहाँ पर पटवों की हवेली आती है। पटवों की हवेली की खास बात क्या है? खास बात है कि इस हवेली में सिंध भारत मुगल यहूदी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। इस हवेली में 66 झरोके हैं। 66 झरोके हैं। 5 मतलब कहते हैं कि निसंदेह जो ये हवेली बनी हुई है वो एक दूसरे से सटी हुई है। 5 कुछ कुल मिलाकर 5 है ये हवेलियाँ। और गुमानचंद बाफना जो है इनके 5 बेटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ये बताते हैं। इसके लिए बात की जाती है कि कुल कितने मंजिलें हैं, तो 7 मंजिलें हैं। चूने का प्रयोग बहुत कम किया गया है। एक खांचा बनाकर दूसरे खांचे में जिस प्रकार किला बनवाया गया है उसी प्रकार ये बनवाई गई है। और ये पटवों की हवेली कहलाती है। गुमानचंद बाफना पटवों की हवेली के निर्माता कहलाते हैं। मुख्य बात है जो है कि सिंध मुगल यहूदी यही इसमें स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। उसके बाद में वेरीसाल द्वारा तो बादल विलास महल बनाया गया, बादल विलास महल बनाया गया था। तो यहाँ हाथी व लालू ने नथमल की हवेली, कौन सी हवेली? नथमल की हवेली। दोनों भाई थे हाथी व लालू, तो नथमल की हवेली ये हाथी व लालू नामक 2 मुस्लिम कारीगर जो सगे भाई थे उनके द्वारा बनाया गया था। ये भी 5 मंजिला पीले पत्थरों से निर्मित है। सालिम सिंह जो है इनके द्वारा सालिम सिंह की हवेली बनाई गई थी। ये हवेली सालिम सिंह की हवेली जो है जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतों में से है। इसको और प्रश्न का जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो था कंगूरों व झरोकों पर नाचते हुए मयूर कमल बने हुए हैं। झरोकों पर नाचते हुए मयूर कमल बने हुए हैं। वो हवेली कौन सी है? तो वो सालिम सिंह की हवेली है। जहाजनुमा सी दिखती है। जहाजनुमा से हवेली का निर्माण करवाया गया था। इस जहाजनुमा हवेली का निर्माण करवाया गया था। 9 मंजिला हवेली है। इसके अंदर मोती महल जिसे जहाज महल भी कहते हैं, कांच महल है, शीश महल है। ठीक है, तो ये बात अपने करके जा रहे हैं यहाँ पर। इसमें भूकंप के कारण इसका एक हिस्सा ढह भी गया था। 2001 की बात है लगभग। अपने नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। यहाँ गुमानचंद बाफना उत्तर होगा। निम्न में से जैसलमेर का प्राचीन नाम है। निम्न में से जैसलमेर का प्राचीन नाम कौन सा है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मगरा है, भाकर है, इसमें से प्राचीन नाम कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे राजस्थान में क्या है, कुछ शब्दावलियों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न आता है मेवल। मेवल क्या है? तो आपको याद करवा देता हूँ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है, देवलिया कहलाता है। प्रतापगढ़ को भी देवलिया कहते हैं। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग मेवल कहलाता है। उसी प्रकार यह लिखा हुआ है मगरा। मगरा राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। मगरा क्या होता है? उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। उदयपुर का ये उत्तर पश्चिमी भाग पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि इसी में जरगा पर्वत भी स्थित है। जरगा पर्वत, कौन सा पर्वत? जरगा पर्वत भी यहीं पर है। जरगा पर्वत भी यहीं पर स्थित है। भाकर भी पूछा गया कि जो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की त्रिव ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। भाकर किसको कहते हैं? उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जो है उनको स्थानीय भाषाओं में भाकर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा मांड प्रदेश कहते हैं या इसको वल प्रदेश भी कहते हैं। इनके अलावा आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? जो मुख्य है वो बता देता हूँ। गिरवा पूछा जा सकता है। गिरवा क्या होता है? उदयपुर क्षेत्र में ही है। ये भी जैसे मगरा की बात की वैसे ये है, उदयपुर क्षेत्र में ही है। जो तस्त्री नुमा जो आकृति वाली पहाड़ों की श्रृंखला है। तस्त्री नुमा पहाड़ों की श्रृंखला, तो इसको भी नोट कर लेना। तस्त्री नुमा आकृति
वाली पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देशहरों को नाम आता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि उदयपुर जिले की जो जरगा, अभी बात करके गए जरगा व रागा पहाड़ी है, ठीक है, इनके बीच का जो सदैव हरा भरा भाग जो है वो क्या कहलाता है, देशहरों कहलाता है। इसके अलावा पूछा जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पीडमांट के मैदान के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पीडमांट का जो मैदान है वो है अरावली पर्वतमाला में देवगढ़ के समीप जो उच्च भूभाग है, जो टीले नुमा है, वो पीडमांट का मैदान कहलाता है। रेग जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में बालूका युक्त पथरीला मरुस्थल, ठीक है, उसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर हो गया मांडविया वल प्रदेश। राजस्थान में सुंदर ऊंट की बात करते हैं तो सुंदर ऊंट नाचना का है। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट की बात करते हैं तो गोमट फलोदी का है। सर्वाधिक ऊंटों की बात करते हैं तो जैसलमेर है। लेकिन ऊंट महोत्सव अगर पूछा जाए तो बीकानेर है। अब आप ये कमेंट करके बताना कि राजस्थान में न्यूनतम ऊंट किस जिले में है, न्यूनतम ऊंट किस जिले में है। ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेबारी है, रायका या रेबारी है। इनकी कुल देवी पूछी जाए, ऊंटों की कुल देवी पूछी जाए तो अंता देवी है। ऊंटों के देवता पूछे जाए तो पाबूजी है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। अंता देवी का जो मेला मंदिर है वो बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। ऊंटों से संबंधित सारे फैक्ट एक ही वीडियो में बताए गए हैं, उसमें आप जाकर देख लेना। तो अपने पूछ सकते हैं भाई महेंद्र और मूमल की कहानी पढ़ते हैं तो मूमल जो है लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? लोद्रवा जैसलमेर। और लोद्रवा कौन सी नदी के तट पर था? काक नदी के तट पर था। और महेंद्र जो है, इनकी जो प्रेम कहानी है तो महेंद्र का एक ऊंट पूछा जाता है, चित्तल उस ऊंट का नाम है। क्या नाम है? चित्तल ऊंट का नाम है। यहाँ प्रश्न का जो उत्तर है तो सुंदर ऊंट पहले का 3 नंबर, दूसरे का 4 नंबर। सर्वाधिक ऊंट जो जैसलमेर में तो 3 4 2 1 ऊंट महोत्सव, तो 3 4 2 1 ये वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, तो देखो 2 जून 2014 की बात करते हैं तो एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम था तेलंगाना। 2 जून 2015 की बात करते हैं तो हम महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर तो अपने बात करते हैं विकल्प की और नारी की। लेकिन बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसका नाम था खोया पाया। क्या नाम था? खोया पाया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसमें कोई बच्चा खो जाता है, गुमशुदा या गुम पहले से हो रखा हो, उसकी जो तलाश हो जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 31 मई 2014 और 30 जून 2014 की, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। वैसे हमारा जो राज्य पशु है उसका नाम क्या है? चिंकारा है। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक तो ये आपको बताना है। एक रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। रुमालों वाली देवी के नाम से विख्यात है आवड़ माता, स्वांगिया माता, आशापुरा माता, तनोट माता। तो यहाँ बात करते हैं रुमालों वाली देवी की। तो दोस्तों रुमालों वाली देवी को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। और इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और यहीं पर 1965 में भारत पाक का जो चीन का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब वहाँ पर पाकिस्तानियों ने जो बम के गोले गिराए थे तो वहाँ पर इस माता के मंदिर पर एक भी विस्फोट नहीं हुआ था। इसे इसलिए सैनिकों की देवी कहते हैं। बीएसएफ के अंतर्गत ये मंदिर आता है और बीएसएफ के ही यहाँ पर पुजारी होते हैं। इस मंदिर की खास बात और आपको बता देते हैं, इस मंदिर के सामने विजय स्तंभ बना हुआ है जो 1965 में भारत विजय का प्रतीक चिन्ह है, विजय स्तंभ। इसके अलावा विजय स्तंभ की बात अपने विष्णुवर्धन जो समुद्रगुप्त के समय था उसने बनाया था बयाना भरतपुर में। फिर विजय स्तंभ जो सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में बनाया था महाराणा कुंभा ने, जेता ना पापुंजा जिसके शिल्पी थे। लेकिन यहाँ विजय स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं अपने कि जो
आशापुरा माता है। आशापुरा माता है बिस्सा जाति की कुल देवी है। इनका मंदिर पोखरण में है। फिर यहाँ पर बात करते हैं अपने स्वांग्या माता, ये जो नाम लिखा हुआ है स्वांग्या माता, इसी माता को बोलते हैं सुग्गा माता भी बोल देते हैं, स्वांग्या माता भी बोल देते हैं। भाटी शासकों की कुल देवी है। भाटी शासकों की कुल देवी है। भाटी शासकों की कुल देवी है। और तनोट माता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और तनोट माता के मंदिर के सामने बीएसएफ का जो बना हुआ है भारत पाक का विजय स्तंभ का, ठीक है, सेना के जवानों की देवी कहलाती है। और लोंगेवाड़ा पोस्ट की बात आ जाए तो भी आपको याद रखना है जैसलमेर में ही है लोंगेवाड़ा पोस्ट, ठीक है। 450 के लगभग यहाँ पर गोले दागे गए थे, एक में विस्फोट को नहीं, नया मंदिर का खरोच आई तो क्यों है तनोट माता की बोलो सारा जय जल्दी सी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किस शासक ने दिया था? अब 1857 की क्रांति में बहुत सारे शासक थे। जयपुर का अंदर पूछा तो राम सिंह द्वितीय, कोटा में राम सिंह द्वितीय, ठीक है, मारवाड़ में तख्त सिंह, बीकानेर के अंदर सरदार सिंह, ठीक है। तो उसी प्रकार मेवाड़ में स्वरूप सिंह। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आता है कि हर्राज नहीं भाई, हर्राज तो वो था जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। हर्राज तो वो था जिसने 1570 में नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगा था, तब अधीनता स्वीकार करने वाला व्यक्ति था। लूणकरण 1550 ईस्वी में 2.5 शाकों के समय की बात करते हैं। जोहार सिंह के समय सागरमल गोपा की बात करते हैं, तो यहाँ उत्तर होगा रणजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? हीलियम गैस की बात करते हैं यहाँ पर, तो हीलियम गैस की बात करते हैं घोटारू, चांदन, सोनू गांव, बिरमानिया। तो अपने पहले ही बात कर चुके हैं सोनू गांव की, तो जहाँ चूना पत्थर की खदान है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, सोनू गांव में स्टील ग्रेड चूना पत्थर, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर में भी हिस्सा आता है, नागौर में भी इसका हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चांदन गांव की बात करते हैं। चांदन गांव वही है जहाँ पर चंदन नलकूप की बात किया करते हैं, अपने चंदन नलकूप की बात किया करते हैं। मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है चंदन नलकूप, तो बाड़मेर में है बाटाडू का कुआं। इस चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बिरमानिया, यहाँ से रॉक फॉस्फेट जो होता है उसके भंडार मिले हैं, रॉक फॉस्फेट के। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हीलियम गैस कहाँ मिली है? घोटारू में मिली है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न आते हैं चूहे के दांत किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कुंडा, कौन सी है? कुंडा। उसी प्रकार यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि पाषाण काल कुल्हाड़ी के अवशेष, तो उसका उत्तर होगा पोखरण नहीं। पोखरण की बात करते हैं, यहाँ पर रामदेव जी ने पंच पीरों को वो दिए थे, क्या दिए थे? पर्चा दिया था। रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादेव था, भाई का नाम विरमदेव था। विरमदेव को बलराम का अवतार माना गया है, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। रामदेव जी के बारे में और बातें पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में, बिल्कुल सही है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा ओला। क्या होगा? ओला। जैसलमेर की थी राव लूणकरण की बेटी उमादे, जिनका विवाह मालदेव से हुआ था, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी वो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपने रामगढ़ की बात, बड़ा बाग की बात, यहाँ प्रश्न आ जाता है बड़ा बाग का, तो बात कर लेंगे उनके बारे में। राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया? सौर ऊर्जा का। देखो बड़ा बाग, जैसलमेर के शासकों की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पर है? जैसलमेर शासकों की छतरियाँ बड़ा बाग में। शार बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। रुनेचा की बात कर चुके हैं। एक नाम आ चुका है अपने रामगढ़, उसके एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात कर चुके हैं, ठीक है। गढ़सीसर झील की बात कर चुके हैं। वहाँ पर सुरम्य सरोवर तीर योजना के तहत संवारा गया था उसको, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में कहीं पर, तो वो जैसलमेर जिला है। खजूर की केंद्र की जो स्थापना की जा रही है उत्कृष्टता के लिए, वो भी जैसलमेर के अंदर की जा रही है। और जैसलमेर 2020 में अपना 865वां स्थापना दिवस मनाएगा। कौन सा मनाएगा? 2020 में 865वां स्थापना दिवस मना चुका है, क्योंकि कोरोना के कारण इस खबर को इतना हाईलाइट नहीं किया गया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ये 865वां स्थापना दिवस जैसलमेर का बन चुका है।
2020 के अंतर्गत। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो जैसलमेर है। व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र अगर पूछा जाए तो जैसलमेर है। ये आपको याद होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है। और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह जिनका नाम आता है दामोदर दास राठी, उनका जन्म हुआ था पोखरण में। दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था। वो कहाँ के थे? दामोदर दास राठी पोखरण के थे। तो उमादे, दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा, करुणा भील, ठीक है, कमल खां या पेपे खां, पनराज जी, ठीक है, जो मुस्लिम लुटेरों से मतलब पनराज जी थे जो काठोड़ी गांव के कोई ब्राह्मण थे, ठीक है, उनकी गायें लेकर जाते हैं, उनको छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर है नोक। नोक या सोंख इस प्रकार से आता है, ये नोक या सोंख लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्सा जाति की कुल देवी कौन सी है? तो अभी पढ़कर गए थे बिस्सा जाति की कुल देवी की लूण भाणजी थे, जो कच्छ या भुज जिसे कहते हैं, गुजरात में एक स्थान है, वहाँ से इस माता की मूर्ति लेकर आए थे और पोखरण में इस माता का मंदिर बनाया हुआ है। इस बिस्सा जाति के जो लोग होते हैं, इसमें जो वधुएं होती है, वधु जो होती है वो मेहंदी नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती? मेहंदी नहीं लगाती, ठीक है। तो ये तो हो गया आशापुरा माता। तो आशापुरी माता जालोर के चौहानों की कुल देवी है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। बड़बड़ी माता या अन्नपूर्णा माता कछुआ शासकों की कुल देवी है। कछुआ शासकों की कुल देवी है बड़पुड़ी अन्नपूर्णा माता, जिसको नाम बोलते हैं। वैसे इनकी कुल देवी जो नाम आता है वो आता है जमुआए माता। क्या नाम आता है? जमुआए माता। सॉरी, बड़बड़ी माता का नाम इनकी नहीं है, कछुआ शासकों की जमुआए माता है। सिसोदिया वंश में नाम आ जाएगा इसका। कहाँ पर आ जाएगा? सिसोदिया वंश में, क्योंकि इसको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। बड़बड़ी माता को क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। और सिसोदिया वंश की कुल देवी के अंदर जो बाण माता का नाम आता है उसी में इसका नाम भी आता है। हिंगलाज माता वो देवी है जिसकी पूजा अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। ये मुसलमानों की देवी है। पाकिस्तान में इनका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में जैसलमेर जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। बिस्सा जाति की बात होगी। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल। तो देखो राजस्थान में वह कौन सी चित्रकला है जहाँ पर किसी बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो बाहरी पड़ा ही कौन? माटी है, माटी में कौन जावा बैठा? कोई कौन जातो? तो बाहरी चित्रकला का प्रभाव की पर कौन पड़ो? जैसलमेर पर कौन पड़ो, ठीक है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र पूछा जाए तो मुमल है। कौन सा है? मुमल है। किसके समय की है? तो यहाँ पर बात कर चुके हैं, तो यह उत्तर होगा मूलराज द्वितीय। क्या नाम होगा? मूलराज द्वितीय। जैसलमेर में ही मिला है दसेव कालिक सूत्र चूर्णी, जो ग्रंथ है 1060 ईस्वी का। और ओद नियुक्ति वर्ती। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तांत्या टोपे राजस्थान की लगभग रियासतों में गए थे, वह कौन सी रियासत है जहां पर वो नहीं गए? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मूलराज द्वितीय। राव जैसल ने तो अपने बात ही करके जैसलमेर की स्थापना के बारे में बात कर चुके हैं अपने, ठीक है। अक्खे सिंह ने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों का नाम था अक्खे शाही। संबल सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पर तांबे के सिक्के चलाए गए थे। कौन से सिक्के चलाए गए? तांबे के सिक्के। तांबे को सिक्कों को कहा जाता था डोडिया सिक्के। क्या बोलते थे? डोडिया सिक्के। तो वहाँ नाम आता है संबल सिंह का। किसका नाम आता है? संबल सिंह का, ठीक है। जैसलमेर मिरर वर्क, पेच वर्क, यानी कपड़ों पर छोटे छोटे गोले, तिकोने और चौकोर टुकड़ों की सिलाई जो की जाती है वो जैसलमेर में की जाती है। भाटी शासकों की राजधानियों की बात करें तो तनोट, लोदरवा, जैसलमेर ये मुख्य है, ठीक है। इनके अलावा अपने यहाँ पर बात करते हैं तो जैसलमेर के अंतर्गत एक गीत आता है झोरावा। कौन सा गीत? झोरावा। यानी पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? झोरावा। झोरावा गीत के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और सारंगी जो वाद्य यंत्र है उसका भी अगर जिक्र किया जाता है तो जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? लंगा जाति के लोग करते हैं। ये भी मुख्य आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो इसके अंदर अपने नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो पलाया, खड़ीन, लाठी, बरखान, ये जो नाम आए हैं। तो आपको पता है कि लाठी सीरीज है वो जैसलमेर के जो सेवन घास वाला जो क्षेत्र है अपने उसकी बात कर चुके हैं वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ बात करें,
इस प्रश्न में। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जैसलमेर के अंदर कि चीता पुनर्वास योजना, चीता पुनर्वास योजना अगर पूछी जाए कहाँ पर चलाई गई थी तो शाहगढ़ जैसलमेर, शाहगढ़ जैसलमेर। परमाणु परीक्षण अगर पूछा जाए तो 18 मई 1974 बुद्ध मुस्कुराए पहली थीम थी। 11 व 13 मई 1998 बुद्ध फिर मुस्कुराए, ये परमाणु परीक्षण जैसलमेर में किए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर है खडीन। क्या होगा? खडीन। अस्थायी जो जिले हैं वो पलाया, रण, टाट जो कहलाते हैं उनको कहते हैं। बरखान जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखो आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना, जैसलमेर प्रजा मंडल की बात करें, अपने प्रजा मंडल की बात करते हैं तो जैसलमेर में अक्सर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 किस में है? इसमें है। तो प्रजा मंडल तो 1945 ईस्वी का है, 15 दिसंबर 1945 ईस्वी का है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं प्रजा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रजा परिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, उसके अंदर अगर आप नाम लेते हैं तो यहाँ प्रजा मंडल में तो मिठालाल व्यास आ जाएगा, और प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर कई नाम आते हैं, सागरमल गोपा, ठीक है, या और भी कई नाम आ जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। रघुनाथ सिंह, लालचंद, जो नाम आपको पढ़ने को मिले वही आपको याद करने हैं। तो यहाँ अपने बात करते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1939 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर के शासकों के बारे में अपने पढ़कर गए थे, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है जो सागरमल गोपा आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल की अगर स्थापना पूछी जाए तो इसकी जो गठन हुआ था प्रजामंडल का जैसलमेर वाले का, वो जोधपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जैसलमेर के अंदर कि जो इसकी मुख्य बातें हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। मुम्मल है जो एक श्रृंगार प्रधान गीत है, मुम्मल गीत भी है जैसलमेर का एक। मुम्मल कौन सा है? मुम्मल कौन सा गीत है? वो श्रृंगार प्रधान गीत है, श्रृंगार प्रधान गीत है मुम्बल। उसके बारे में पढ़ चुके हैं। कमायचा के बारे में पढ़ चुके हैं। तेरा ताली नृत्य के बारे में पढ़ चुके हैं। लोंगेवाड़ा 1971 में भारत व पाकिस्तान, जिसे टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए लोंगेवाड़ा, लोंगेवाड़ा पोस्ट, वो है 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर चुके हैं तनोट माता की बात कर चुके हैं, रामदेवरा की बात कर चुके हैं, मरु महोत्सव की बात कर चुके हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग की बात कर चुके हैं, बादल विलास, पंच मंजिला, रम्मत लोक नाट्यों की बात कर चुके हैं। जैसलमेर का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर 11.22% हिस्सा जो है राजस्थान में रखता है और धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये भी हमने को ध्यान होना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? गोडावन है। क्या है भाई? गोडावन इसका शुभंकर है। इसको झरोकों का नगर कहा जाता है, इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान निकोबार सबसे न्यूनतम गांव है यहाँ पर, तो न्यूनतम पंचायत मुख्यालय भी है, गलियों का शहर कहा जाता है। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में है, ठीक है, भैंसे सबसे कम कहाँ पर हैं? तो जैसलमेर में है, ये आपको याद रखना है। और ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर में है, ऊंटों के देवता पाबूजी है, पेचवर्क का कार्य, मिरर वर्क का कार्य यहाँ होता है, मतलब लोई, सर्दी का कंबल भी सारा हटा का प्रसिद्ध है। उन चीज़ों का आप ये ध्यान रख लेना। और पलाया झीलों की बात करके गए थे, वो खारे पानी से हवाओं से निर्मित झीलें हैं। धरियण में अंदर बात करते हैं, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी सारी जानकारी अपने जैसलमेर से संबंधित पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक प्रश्न और आ सकता है, केकेट्स गार्डन कुलधरा जैसलमेर में, उसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर कर देना।